नमस्कार। कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 5 और अध्याय का नाम है अधिकार। इसका आज हम भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम आपको अधिकार का अर्थ और अधिकार की विशेषताओं से अवगत करा चुके हैं। अधिकार के अर्थ में मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समाज उसे जो सुविधाएं देता है ताकि वो अपना विकास कर सके, उन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहते हैं। बोसांके ने कहा भी था कि अधिकार एक मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये भी जरूरी है कि मांग जो है वो उचित होनी चाहिए। ऐसी अनुचित मांग को अधिकार नहीं कहा जा सकता जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। तो मांग होनी चाहिए। अधिकार पहले एक मांग होती है जिस समाज स्वीकार करता है और राज्य उसको लागू करता है। तो भाग 2 में आज हम अधिकार के प्रकार और साथ में मौलिक कर्तव्य भी नागरिकों के जानने की कोशिश करेंगे। पहला है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। क्या है? प्राकृतिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब आप सोच रही हों कि प्रकृति ने व्यक्ति को कौन से अधिकार दे रखे हैं। तो वास्तव में प्रकृति ने भी व्यक्ति को अधिकार दे रखे हैं, लेकिन आपने कभी उनको महसूस नहीं किया, इसलिए आप सोचते हैं कि प्रकृति ने कोई अधिकार नहीं दे रखे। इन अधिकारों का समर्थन जॉन लोक ने भी किया है। उनका कहना है कि जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था और व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, यानी कि जंगलों में रहता था, जब तक राज्य नहीं बना था, तो प्रकृति ने उसे कुछ अधिकार दिए हुए थे जिनकी संख्या 3 है। जीवन का अधिकार, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आ गया है उसको जीने का अधिकार, जीने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो प्रकृति द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई है। संपत्ति का अधिकार, प्रकृति ने पूरी संपत्ति बिखरी हुई है धरती पर, कहीं पेड़ पौधे खनिज पदार्थ वो सभी हैं, वो व्यक्ति के लिए ही है। और एक है स्वतंत्रता का अधिकार, प्रकृति ने किसी को बेड़ियों में बांध कर पैदा नहीं किया है बल्कि स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा दी। तो इस प्रकार ये 3 अधिकार हैं जिनको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये अधिकार प्रकृति ने व्यक्ति को दिए हैं। नैतिक अधिकार, मोरल राइट्स, जिनको नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित होते हैं। इन अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति नहीं होती, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इसके लिए सजा नहीं। ये आपके मन पर है, दिल पर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनको मान सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इनको नहीं मान सकते। इसलिए कहा गया है जो व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित होती है। कानून की शक्ति नहीं है, सिर्फ आपके मन पर निर्भर है, अगर आपको लगता है, क्योंकि जब कानून की शक्ति होती है तो कानून आपसे उन अधिकारों का पालन भी करवाता है। तो इनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है, बल्कि ये तो आपकी मनोदशा पर निर्भर है, मन पर निर्भर करते हैं। आपको लगता है करना है, सही है तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। उदाहरण के द्वारा आगे समझाया गया है ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकें। उदाहरण के लिए माँ बाप को यह नैतिक अधिकार प्राप्त है कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो अपने बच्चों से अपनी सेवा करो। समझने की कोशिश करना कि इन लाइनों में कहा क्या गया। माँ बाप को यह नैतिक अधिकार प्राप्त है कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाएं, लेकिन यदि उनके नालायक बच्चे उनकी सेवा ना करें तो इसके लिए वे किसी अदालत में नहीं जा सकते। ऐसा कोई कोर्ट नहीं है, ऐसी कोई अदालत नहीं जहाँ पर आप ये जाकर कह सकें कि मेरे बच्चों ने मेरा पालन पोषण ठीक प्रकार से। तो ये बच्चों के ऊपर निर्भर है कि वो उनकी सेवा करते हैं या नहीं करते। तीसरा है कानूनी अधिकार, जिसको हम लीगल राइट्स कहते हैं। क्या है कानूनी अधिकार? कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करे, आपसे वो अधिकार छीने, तो उसे इसके लिए सजा दी जा सकती है। अगर आपसे कोई आपका जो अधिकार है उसको छीनता है तो इसके लिए सजा दी जा सकती है, क्योंकि इनके पीछे कानून की शक्ति है। इनको लागू करवाना कानून का काम है। तो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इसके लिए सजा दी जा सकती है। कानूनी अधिकार कई प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इनको।
अभी इनका संक्षेप में वर्णन करेंगे। जो आपका राजनीतिक विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है भाग 2, उसमें मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो वहाँ हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी तो सिर्फ आपके लिए जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं और कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन देश के संविधान में होता है। पहली शर्त तो यह है कि सिर्फ उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहेंगे जिनका वर्णन देश के संविधान में। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है, इनके अधिकार तो आपने सुना होगा, लेकिन इसके साथ एक और चीज लगी हुई है, मौलिक। तो इनको मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार नागरिकों के लिए जरूरी होते हैं। यदि नागरिकों को ये अधिकार न दिए जाएं तो उनका जीवन नरक के समान बन जाएगा। इसलिए इतने महत्वपूर्ण है ये अधिकार कि यदि उनको ये ना दिए जाएं तो उनका जीवन नरक के समान। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं यदि वो नागरिकों को ना दिए जाएं तो उनका जीवन जो है वो नरक के समान बन जाएगा। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपने याद रखना है, 10वीं में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी 11वीं में दोबारा फिर नए सिरे से आप पढ़ना शुरू कर रही हैं। तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनका वर्णन संविधान को अंडरलाइन कर लेना है, जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में धारा 12 से 35 तक किया गया है। संविधान के भाग 3 में धारा 12 से 35 तक किया गया है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तो सिर्फ आपने सिंपल साइन को याद करना है। तो जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विस्तृत रूप से हम इनको बाद में करेंगे। कानूनी अधिकारों में ही दूसरा है सामाजिक अधिकार या फिर नागरिक अधिकार। क्या है? सामाजिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के विकास के लिए जरूरी होती है। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहते थे क्योंकि अगर वो नागरिकों को दिए जाए तो उनका जीवन नरक के समान बन जाए। जबकि सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं क्योंकि दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं। इसलिए इन सामाजिक अधिकारों को प्रदान करते समय नागरिकों और विदेशी में भेदभाव नहीं किया जाता है। कौन कौन से हैं सामाजिक अधिकार? इसमें है जीवन का अधिकार, आपको जीवन जीने का अधिकार है, ये आपका सामाजिक अधिकार है। ये भी आपको एक अंतर याद रखना है कि कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं, कौन से आपके सामाजिक अधिकार हैं और कौन से आपके राजनीतिक अधिकार हैं, कौन से आर्थिक अधिकार हैं। तो जीवन का अधिकार, जो भी इस धरती पर आया उसको जीवन जीने का अधिकार है, तो मनमाने तरीके से उसके जीवन को नहीं छीना जा सकता है। समानता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार भी है और सामाजिक अधिकार भी है, क्योंकि अगर आप समानता नहीं करोगे, समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करोगे तो फिर व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। हमने आपको बता भी चुके हैं सामाजिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होते हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अगर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो उसके बिना भी उसका विकास नहीं हो सकता है। न्याय प्राप्त करने का अधिकार, परिवार बनाने का अधिकार। यहाँ पर यदि वो आया है तो परिवार जब बनाएगा तभी उसका विकास होगा, अगर परिवार नहीं बना पाएगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। और एक है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति होना भी व्यक्ति के पास जरूरी है क्योंकि विकास करने के लिए धन दौलत या फिर पैसे का होना जरूरी है। तो ये व्यक्ति के सामाजिक या फिर जिनको हम कहते हैं नागरिक अधिकार है। कानूनी अधिकारों में ही तीसरा है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा लोग देश के शासन कामों में भाग लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लोगों को देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएं लोगों को देनी पड़ती हैं जिनके आधार पर लोग देश के शासन कामों में भाग ले सकें। तो राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा लोग देश के शासन कामों में भाग लेते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ये विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। जबकि सामाजिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार इस प्रकार हैं, ये हम कई बार करा चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा कि कौन कौन से राजनीतिक अधिकार हैं। वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल आप बना सकते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं तो उन विचारों के आधार पर वो
अपने अलग अलग राजनीतिक दल बना सकते हैं। सरकार की आलोचना करने का अधिकार, अगर आप सरकार के किसी काम से संतुष्ट नहीं हैं या सरकार की किसी नीति से, कानून से संतुष्ट नहीं है, तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, अगर आपकी कोई मांग है तो आप उस मांग को सरकार के सामने प्रार्थना पत्र के द्वारा पेश कर सकते हैं। तो ये आपके राजनीतिक अधिकार है। आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार क्या है? आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के आर्थिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। सामाजिक अधिकार विकास के लिए या आर्थिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। कुछ आर्थिक अधिकार इस प्रकार हैं। कौन कौन सी है? जैसे काम प्राप्त करने का अधिकार, अगर काम नहीं व्यक्ति करेगा तो पैसा कहाँ से कमा कर लाएगा, तो इसलिए जो पहला है तो काम प्राप्त करने का अधिकार। तो अगर काम कर रहा है तो काम के बदले में वेतन प्राप्त करने का अधिकार। काम के घंटे निश्चित करने का अधिकार, ये नहीं है कि सारे दिन उससे काम कराया जाए, तो एक निश्चित घंटे काम के होने चाहिए ताकि वो अपना सबसे अच्छा योगदान दे सके। और एक है छुट्टियां लेने का अधिकार, ये भी आपका आर्थिक अधिकार है। ये नहीं है कि आपको किसी उत्सव मनाने के लिए, तो ये आपका आर्थिक अधिकार, अगर आप उत्सव है या फिर घर में विवाह है तो उसके लिए आप छुट्टियां ले सकते हैं, ये आपका आर्थिक अधिकार है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार आपने जाने के प्रकार नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो सिर्फ उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए थे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन तब नहीं है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में बाद में जोड़े गए। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन होना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलता। अधिकारों की विशेषताओं में हमने जाना कि अधिकार और कर्तव्य साथ, व्यक्ति के जितने अधिकार होते हैं उतने उसके कर्तव्य भी होते हैं। उसमें उदाहरण के द्वारा समझाया था, यदि व्यक्ति को बोलने का अधिकार है तो उसका ये कर्तव्य भी बनता है कि वो दूसरों को भी बोलने। तो इसलिए जरूरी समझा गया है कि जिस प्रकार से मौलिक अधिकार दे रखे हैं उसी प्रकार से नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए जिनका वर्णन संविधान में होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ये डेट आप अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर लीजिए कि कब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर एक समिति बैठाई गई थी कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उसके अध्यक्ष जो थे वो स्वर्ण सिंह थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस समिति को स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर संविधान के भाग 4 में एक नई धारा 51 कै जोड़ी गई। संविधान के भाग 4 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। एक नई धारा 51 कै जोड़ी गई जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया। यानी कि 1976 में जो 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया, एक नई धारा जोड़कर 51 तो पहले से थी तो 51 कै जोड़ी गई, तो उसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। लेकिन नवंबर 2002 में, ये फिर डेट आपने याद रखनी है, नवंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अतः वर्तमान समय में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य, ये आपने याद रखना है कि पहले 10 थे, लेकिन नवंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक और नए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो वर्तमान समय में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है, आपने इनको मुंह जबानी याद करने की कोशिश करनी है ताकि आप मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपके को अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, अच्छी तरह से याद होने चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ये आपके सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। गीत अलग है, गान अलग है। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाए गए आदर्शों का जो स्वतंत्रता आंदोलन, जब हमने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए जो आंदोलन चलाया या उससे पहले जो आंदोलन चले, उस दौरान हमने जो आदर्श अपनाए, जैसे अहिंसा, इस प्रकार से जो भी जो आंदोलन करना तो शांतिपूर्ण ढंग से करना,
तो ये वाले जो आदर्श स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाए गए आदर्शों का सम्मान करना और उनका पालन करना। तीसरा है देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना। ये भी जरूरी है कि इसको टूटने ना देना, द्वारा फिर देश के टुकड़े हों। चौथा है देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना। हर नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहे तथा देश की सेवा के लिए जब भी जरूरत पड़े तो पीछे न हटना। जब भी जरूरत पड़े नागरिकों की तो पीछे न हटना, ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा, सभी धर्मों के लोगों में भाईचारे की भावना पैदा करना। भारत एक बहुधर्मी और बहुभाषी देश है जहाँ पर अलग अलग धर्मों, भाषाओं, जातियों के विचारों के लोग रहते हैं। तो इसलिए नागरिकों का मौलिक कर्तव्य तय किया गया है कि सभी धर्मों के लोगों में भाईचारे की भावना पैदा करना तथा महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग। जो भी ऐसी प्रथा है कोई सी, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो सती प्रथा है, तो इन बाल विवाह है, इनका जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है उनका त्याग करना। छठा मौलिक कर्तव्य है भारत की मिलीजुली संस्कृति की रक्षा करना। जिस प्रकार से भारत अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं, सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग एक मिलकर रहते हैं, तो ऐसी जो मिलीजुली संस्कृति है उसकी रक्षा करना। सातवां, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना। ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है जिसको हम भूल चुके हैं और वातावरण को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। तो जबकि आपका ये कर्तव्य है कि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना, वनों, झीलों, नदियों तथा जंगली जीव जंतुओं की रक्षा करना। आठवां है लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। पुरानी सोच के हिसाब से न चलना, बल्कि जैसा विज्ञान कहता है, जो नई सोच है जिसको हम कहते हैं विज्ञान के ढंग से सोचना, तो लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। नौवां है मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति के मतलब है जो सबकी संपत्ति, जिसको सरकारी संपत्ति कहते हैं, जैसे रेलें हैं, बसें हैं, उन वाली चीज़ों की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये नहीं है कि जब कोई आपने हड़ताल की, धरना दिया तो सार्वजनिक संपत्ति को, आजकल देखा होगा आपने, लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लोग भूल जाते हैं वास्तव में ये उन्हीं की संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसक कामों से दूर रहना, जहाँ भी हिंसक गतिविधियाँ होती हैं उनसे दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करना। श्रेष्ठता मतलब है कि देश जो है वो श्रेष्ठ बनाना ताकि देश का सिर ऊंचा उठ सके। ये भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, जो भी काम करे श्रेष्ठ करे हर क्षेत्र में, तभी देश का सिर ऊंचा होगा, तभी हमारा जो भारत देश है वो महान देश बनेगा। 11वां जो मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया है वो है, और इम्पोर्टेंट है ये बड़ा, हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चों को अपनी हैसियत के अनुसार, जिसकी जैसी हैसियत है, पैसा ठीक ठाक है तो प्राइवेट स्कूल, महंगे स्कूल में पढ़ा सकता है, और अगर नहीं इतना आमदनी का बढ़िया साधन है तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, अपनी हैसियत के अनुसार पढ़ाना। ये आपका मौलिक कर्तव्य का मतलब है कि आपका कर्तव्य बनता है, और अगर आप इस कर्तव्य को नहीं निभाते हैं तो आपको कानून के अनुसार सजा मिल सकती है। तो 11वां जो है हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 साल तक के बच्चों को अपनी हैसियत के अनुसार शिक्षा दिलाए। अब आपका ये ज़रूरी कर दिया गया है कि आपको अपने बच्चे, अगर वे 6 से 14 साल तक के हैं, यानी कि 8वीं तक की शिक्षा जो है वो आपने अपने बच्चों को दिलानी पड़ेगी, और आप इस कर्तव्य का पालन नहीं करते तो कानून के अनुसार आपको सजा मिल सकती है। तो ये इस प्रकार से हमारे वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नमस्कार, धन्यवाद।